तो वक्त है न्यूज एंड व्यूज का, लेकिन सबसे पहले वो खबर बताते हैं जिसने पूरी रात दिल्ली से मॉस्को तक हड़कंप मचा कर रखा। जामनगर में रूसी विमान की पिछले करीब 10 घंटे से जांच जारी है। अभी तक विमान में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। एनएसजी की 2 टीम देर रात से ही विमान की जांच में जुटी है। जामनगर के एसपी ने एबीपी न्यूज से बात की और बताया कि विमान की जांच अभी भी चल रही है। यह बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। गोवा एटीसी को यह जानकारी मिली थी कि जो फ्लाइट मॉस्को से चली है, एजर एयरवेज की जो फ्लाइट है ZF 2401, उसमें बॉम्ब हो सकता है। उसके बाद जांच जारी है। ये सबसे ताजा तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये उसी विमान की तस्वीर है ZF 2401, जिसकी जांच चल रही है। लगातार इसमें जांच की जा रही है। एनएसजी की 2 टीमें इसमें जांच में लगाई गई हैं। 244 यात्री क्रू मेंबर्स को मिलाकर इसमें थे, उनको उतार लिया गया है सुरक्षित, और उनकी भी जांच की जा रही है। ये तब की तस्वीरें हैं जब ये फ्लाइट लैंड हो रही थी और जांच की जा रही थी। 3 एसपी लगातार यहां पर जामनगर एयरबेस पर, जहां ये फ्लाइट रखा गया है, जहां उतारा गया, लैंड कराया गया है, वहां पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। 10 घंटे से लगातार जांच जारी है। भारतीय प्रशासन जो है वो भी रूस के दूतावास से लगातार संपर्क में है और जानकारी साझा कर रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो सबसे ताजा तस्वीर जो अभी की है, और जो दूसरी तस्वीर है उसमें जांच चल रही थी। हमारे साथ रौनक पटेल जुड़ रहे हैं, एबीपी अस्मिता के संपादक। रौनक, क्या जानकारी है? पिछले 10 घंटे से लगातार जांच चल रही है। देखिए, अब तक की तफ्तीश में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पहले लोकल जो भी जितनी भी एजेंसी थी गुजरात गवर्नमेंट की, गुजरात पुलिस की, उन्होंने जांच की। गुजरात एटीएस भी जुड़ी थी, वहाँ सामान भी चेक किया गया, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद एनएसजी की 2 टीम, एक टीम अहमदाबाद से पहुंची, एक टीम दिल्ली से पहुंची। उन्होंने तफ्तीश शुरू की है। प्लेन में से कुछ नहीं मिला है। जो यात्री है, एक करके एक यात्री अपना जो बैगेज है, चाहे कार्गो बैगेज था या तो कैबिन बैगेज, उसकी पहचान कर रहा है। उसके बाद पूरा सामान खोला जा रहा है। सामान में से अब तक कुछ नहीं मिला है। सिलसिलेवार बता दूं कि रात को जैसे ही सूचना मिली, 9 बजे गुजरात प्रशासन को बताया गया कि इमरजेंसी एक फ्लाइट का लैंडिंग जामनगर में करना है। जामनगर उसके लिए चुना गया कि सबसे करीबी, गोवा से करीबी एयरपोर्ट था, साथ में ही क्योंकि वायुसेना से जुड़ा एयरपोर्ट है और उसमें किसी भी किस्म की रात को कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं होती है, और सुरक्षा की वजह से जामनगर चुना गया। 9:50 के आसपास फ्लाइट लैंड होता है। स्थानिक पुलिस जो है 9 बजे उसको सूचना दे दी गई थी। स्थानिक पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। बम निरोधक दस्ता भी पहुँच चुका था, फायर ब्रिगेड भी पहुँच चुकी थी, एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी थी। सबसे पहले सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, क्रूज मेंबर को बाहर निकाला गया। उसके बाद जो बैगेज था उसको चेक किया गया लोकल अथॉरिटी ने, उसमें कुछ नहीं मिला। सभी यात्रियों को नीचे उतार कर लॉन्च में रखा गया, उनके खाने की व्यवस्था की गई, और रात को करीब 1 बजे के आसपास दिल्ली की टीम और अहमदाबाद से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की एक टीम पहुंची। उन्होंने रात भर जांच की है। अब तक कुछ नहीं मिला है। मुझे जो सूचना मिली उसके हिसाब से करीब 9:30-10 बजे तक ये जांच पूरी होगी, और जांच में कुछ भी नहीं मिलता है, एक बार क्लियरेंस मिल जाता है एनएसजी का, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी का, उसके बाद इस फ्लाइट को आगे बढ़ाने के, आगे टेक ऑफ के लिए अनुमति दी जाएगी। रौनक जी, एक सवाल है कि जब भी ऐसी कोई भी खबर सामने आती है तो यात्रियों की चेकिंग होती है, उनको किसी दूसरे विमान से भेजा जाता है, अपने गंतव्य तक उनको पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यात्रियों को रोक के रखा गया है, उनकी भी लगातार चेकिंग हो रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, और ये लगता है कि 10:30-11 बजे तक क्लियरेंस मिलने के बाद गोवा के लिए रवाना हो जाएगा विमान। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ किसी भी किस्म के कॉमर्शियल फ्लाइट को अनुमति रात को नहीं है नाइट लैंडिंग के लिए, क्योंकि एयरफोर्स का एयर स्ट्रिप है। लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग करना था, उसके लिए लैंड किया गया। दूसरा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो भी यात्री है अधिकांश जो है रूसी नागरिक है, वहाँ के सिटीजन है, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी भी तफ्तीश की जा रही है, उनकी भी पूछताछ की जा रही है। एक बार यहाँ से क्लियरेंस हो जाता है, सामान में कुछ नहीं मिलता है, फिर ये सूचना कहाँ से आई उसकी परख करने के लिए स्वाभाविक तौर पे हर यात्री की पूछताछ जरूरी है। यही वजह है कि और कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। सबसे पहला तो दूसरी फ्लाइट लाना मुश्किल था, दूसरी कॉमर्शियल फ्लाइट लाना मुश्किल था। दूसरा, हर किसी की पूछताछ भी करनी थी। यही वजह है कि दूसरी फ्लाइट में उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया, अभी वहीं का वहीं रखा है, क्योंकि सबका सामान भी चेक करना था, सबकी पूछताछ भी करनी थी। करीब 9:30-10 बजेंगे, उसके बाद एनएसजी और सुरक्षा एजेंसियों की क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद ही
मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यही फ्लाइट टेक ऑफ होगी और गोवा पहुंचेगी। तो यानी कि आपका साफ तौर पर यही कहना है कि इसी प्लेन से ही इन विमान के नागरिकों को आगे गोवा पहुंचाया जाएगा। जानकारी ये भी मिली थी रौनक कि जहां जिन होटल्स में इन यात्रियों को रुकना है उन तमाम होटल्स की भी जांच की जा रही है। देखिए, तैयारी पूरी कर दी है। रात को ही जामनगर के होटल्स को सूचना दे दी गई थी, वहाँ जांच भी शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि सबकी पूछताछ करनी बाकी है तो वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। मुझे जो जानकारी मिली है, रात के आपने दृश्य देखे होंगे, टर्मिनल बिल्डिंग में सभी यात्री बैठे थे, वहाँ बैठे किसी भी किस्म की असुविधा न हो उसका भी लोकल जो अथॉरिटी है वो ध्यान रख रहे हैं। खुद कलेक्टर रात भर जागे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के एसपी वहाँ पर है, पूरा पुलिस प्रशासन है, लेकिन किसी को भी अब तक होटल में शिफ्ट नहीं किया गया। एक बार क्लियर हो जाएगा उसके बाद तय किया जाएगा कि होटल में शिफ्ट करना है या फ्लाइट टेक ऑफ होगी, उसमें सवार करके गोवा भेजना है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया रौनक पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रूसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं और सारी रात एबीपी न्यूज पर हमने आपको हर खबर से रूबरू कराया है। गोवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर कल रात हड़कंप मच गया। मॉस्को से गोवा आ रही अजूर एयर की फ्लाइट 2401 में बम की सूचना मिली। आनन फानन में फ्लाइट को रास्ते में ही जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करके उतारा गया। सबसे पहले फ्लाइट में सवार क्रू और पैसेंजर्स का रेस्क्यू किया गया। फ्लाइट में कुल 244 लोग सवार थे, सबको सुरक्षित निकाला गया। फिर लोकल पुलिस, एम्बुलेंस और बम स्क्वाड की टीम जामनगर एयरपोर्ट पहुंची। सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया। हर यात्री की चेकिंग की गई। फ्लाइट का हर कोना खंगाला गया। बैगेज को आइसोलेशन में रखा गया। इस बीच खबर आई कि जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी की टीम भी जामनगर एयरपोर्ट पहुंची। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जामनगर के एसपी और डीएम से पल-पल की अपडेट ले रहे थे। इसी बीच खबर आई कि दिल्ली से एनएसजी की एक और टीम जामनगर के लिए रवाना हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि अभी एनएसजी की जांच जारी है। क्लियरेंस के बाद ही इस विमान को गोवा के लिए रवाना किया जाएगा। और अब बात करते हैं जोशीमठ से बचाने की आखिर जद्दोजहद चल रही है। क्या है ताजा अपडेट, सबसे पहले ये देखिए। जोशीमठ की दर्द भरी कहानी किसी एक घर की नहीं, किसी एक मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर की है। अब तक जोशीमठ में 678 भवनों में खतरनाक दरारें पड़ चुकी हैं। केंद्र सरकार की 2 एक्सपर्ट टीमें जोशीमठ पहुंच गई हैं। इन टीमों में 7 संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की टीम आपदा प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करेगी। डेंजर जोन को इमीडिएटली इवैक्यूएट करा रहे हैं। 68 परिवार तो कल तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। आज और देखा जा रहा है क्योंकि दरारें जो है रोज रोज नए जगह पर पैदा हो रहे हैं, इस वजह से उसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो आसपास की जनमानस के लिए रिस्की हैं और डेंजरस हो सकती हैं, तो उनको इमीडिएटली हमें एक बिल्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाते हुए कि आसपास के लोग सेफ रहें और उस रिस्क से फ्री रहें। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आज जोशीमठ जाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच जोशीमठ भूधसाव की वजह से 2 फरवरी से औली में होने वाले औली विंटर गेम्स को भी रद्द कर दिया गया है। न्यूज एंड व्यूज में एक अहम खबर भी आपको बता दें। देखिए, उत्तराखंड सरकार की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रभावित लोगों को तत्काल विस्थापित किया जाए और क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराया जाए। संकट की वजह समझे जा रहे एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट का काम बंद है। जोशीमठ की तलहटी पर 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम भी रोक दिया गया है। लेकिन इन आंसुओं को कोई कैसे रोकेगा? जिन घरों में जिंदगी बितानी थी उसे क्यों छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? मैंने अपनी एक टाइम की दवाई छोड़कर, हर एक चीज को छोड़ कर के हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी टूट गया। मीडियम टर्म में ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जैसे जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, क्योंकि एक तो हो गया लोगों को रिसेटल करना, दूसरा जो जोशीमठ का डैमेज पार्ट है एज वेल एज जो सेफ है, जहाँ पर अभी डैमेज नहीं हुए हैं, उन दोनों को हमको स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा। अब तक 678 घरों में दरार आई है। 82 परिवारों का रेस्क्यू कराया गया है। उस समस्या से सबको बचाने की है, सबको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की है। तात्कालिक रूप से 4000 रुपये मकान के लिए, किराए के लिए और 5000 रुपये घरेलू सामग्री के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसी आवश्यकता होगी आगे बढ़ाएंगे, उसको काम करेंगे। पहाड़ जैसा हौसला कैसे टूटता है, उम्मीदें कैसे चकनाचूर होती हैं।
बसा बसाया इलाका कैसे उजड़ता है, आशियाने कैसे बिखरते हैं, पल पल दम तोड़ता जोशीमठ इसका जीता जाता उदाहरण है। सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। यह है चार धाम ऑल वेदर रोड के तहत बनाया जा रहा हेलंग मारवाड़ी बाईपास। इसके बनने से जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की जो दूरी अभी तक 45 किलोमीटर हुआ करती थी वो काफी कम रह जाएगी। लेकिन इल्जाम ये है कि फिलहाल तो इस सड़क का निर्माण तबाही को ही करीब ला रहा है। इस वजह से काम रोक दिया गया है। ये वही बाईपास है। हालांकि इसका काम जिस तरीके से जोशीमठ में जब ये धसान शुरू हुआ है उसके बाद से यहाँ इसका काम जो है रोक दिया गया है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसी पहाड़ पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। जब तेज तेज ब्लास्ट होते हैं लोगों के आरोप के तहत कि जिसकी वजह से उनके जो है घरों में भी दरारें आती हैं। इससे पहले इलाके के लोगों ने इस सड़क के खिलाफ आंदोलन चलाया भी था और सड़क का काम रोक दिया गया था। तब हेलंग मारवाड़ी बाईपास का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन तब केंद्र सरकार ने चीनी सीमा क्षेत्र तक सेना की आवाजाही की आसानी का हवाला दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी थी। हेलंग बाईपास से आपने रिपोर्ट देख ली। कुछ लोग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी दरारों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने वहां पहुंचकर सच की पड़ताल की। इल्जाम है कि जोशीमठ में जमीन धंसने के लिए एनटीपीसी के विष्णुगाड़ तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट की ये टनल भी जिम्मेदार है। आइए आपको दिखाते हैं टनल में 6 किलोमीटर भीतर जाकर हमारे संवाददाता ने क्या देखा। इस वक्त मैं सिर्फ महज 300 मीटर की दूरी पर यहाँ टीबीएम मशीन से हूँ। ये एनटीपीसी की टनल है। सामने आप देखेंगे, हम आपको पूरी टीबीएम मशीन के पास आपको लेकर के जाएंगे। हमारे संवाददाता यहाँ से आगे बढ़कर उस जगह भी पहुँचे जहाँ टनल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन फंसी थी। यहीं पर टीबीएम फंसी हुई है क्योंकि आगे जा नहीं सकते, थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी है। करीब 6 किलोमीटर तक का काम यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे कि ये सामने जो मशीन लगी हुई है यही टीबीएम मशीन है। आप देखेंगे किसी तरीके का पानी यहाँ पर नहीं है। ये आखिरी छोर है सुरंग का। एनटीपीसी का कहना है कि ये टनल ना तो जोशीमठ शहर के नीचे से गुजर रही है, ना इसके लिए किसी तरह का विस्फोट किया गया है। हालांकि पहाड़ पर पल पल बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने इसका काम रोक दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जोशीमठ पर जो संकट आ चुका है, तबाही का जो खतरा दिखाई दे रहा है, वो कैसे रुकेगा। और देखिए, ये दरारें पलायन ही करवाएंगी। जोशीमठ के लोग ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पलायन जब भी होता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। कौन अपना आशियाना छोड़कर जाना चाहता है, कौन अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जाना चाहता है, किसे अपने लोग प्यारे नहीं, कौन अपने इलाके से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ये जो जोशीमठ की दरारें हैं, ये पलायन ही कराएंगी, घर बार छुड़वाएंगी, दूर ही तो करेंगी अपनों को अपनों से, अपने घर से, खेत से, खलिहान से। इन परिवारों को देखिए, जोशीमठ में इनका घर जब तक रहने लायक था रहे, लेकिन अब स्थिति खराब है। प्रशासन का आदेश आ गया है, घरों पर लाल निशान लगा दिया गया है, तो ये लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, अपना मकान छोड़कर जा रहे हैं, अपना अरमान छोड़कर जा रहे हैं। हमने कहा था, एप्लीकेशनें भी दी थी, पर उस वक्त सबने हमारा मजाक उड़ाया था। कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी और आज अब इनकी वजह से हमें अपना पूरा घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। लोगों का सोचना है कि अब सर के ऊपर छत नहीं बची, सर छुपाने का स्थायी ठिकाना क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या खाएंगे, कब तक खाएंगे, लोन कैसे चुकाएंगे, पाली गई गाय भैंसों का क्या होगा। इनके भारी मन में कई सवाल हैं। और अब बात कर लेते हैं सियासी हंगामे की। राहुल गांधी के किस बयान पर मचा है हंगामा और कैसे सियासत में गूंजने लगे कौरव और पांडव के नाम, देखिए। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने महाभारत के पात्रों को मौजूदा राजनीति से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या?
अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? आरएसएस और बीजेपी की तुलना राहुल गांधी ने कौरवों से की तो सियासत गर्मा गई। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर हमला किया। और न्यूज एंड व्यूज में अब खबर बिहार से देखिए। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं और नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बनेंगे या नहीं, इस पर तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस नेता पर तेजस्वी भड़क गए। इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये गुस्सा फूटा है अपनी ही पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर। सुधाकर सिंह बीते कई दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। अभी तक आरजेडी और जेडीयू दोनों सुधाकर सिंह पर इसलिए फैसला नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सुधाकर सिंह के पिता जगन्नाथ सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर बता रहे हैं कि सुधाकर सिंह पर पार्टी बड़ा एक्शन ले सकती है। मीडिया ने जब तेजस्वी से सवाल किया कि क्या खरमास के बाद वो सीएम बन जाएंगे तो तेजस्वी हंसकर टाल गए। प्रशांत किशोर ने कहा लेकिन जब तेजस्वी से ये पूछा गया कि नीतीश कुमार अब पीएम बनने की सोच रहे हैं तो तेजस्वी ने सीधे जवाब दे दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने में, अब जनता जिसको चाहेगी वो बनाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग एक हुए हैं, इससे भाजपा बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। और देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार में सिर्फ सुधाकर सिंह ही विवाद की वजह नहीं है। आरजेडी और जेडीयू के नेता भी गठबंधन पर चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं। सुनिए। बिहार में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के नाम पर सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। लोग इसे नीतीश की सेंट्रल पॉलिटिक्स की सीढ़ी मान रहे हैं, लेकिन नीतीश के ही सहयोगियों को यात्रा की सफलता पर शक है। निकले तो समाधान के लिए है, कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। बिहार को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुटकी ली। कहा सब कुछ लालू यादव के इशारे पर किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके। जनता दलियों के भीतर भी भारी खलबली है, इसलिए देखिएगा 14 तारीख के बाद भारी उथल पुथल बिहार की राजनीति में होने वाला है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी कमजोर हो रही है और आरजेडी मजबूत हो रही है। जेडीयू के अंदर तेजस्वी के नाम पर रजामंदी अभी नहीं है। चिंता का विषय हमारी पार्टी के लोगों के बीच जरूर है। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उससे आरजेडी की मजबूती तो होगी। पार्टी के जो लोग भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको विश्वास है नीतीश कुमार जी की क्षमता पे। रूस के विमान की जो लैंडिंग जामनगर में हुई है उससे जुड़ी ये खबर जान लीजिए। बड़ी खबर, रूसी विमान में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। जांच के बाद आई है ये खबर। जामनगर एयरपोर्ट निदेशक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यात्रियों के बैग की अच्छी तरह से जांच हुई। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक गोवा के लिए उड़ान ये विमान भर सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और ज्यादा अपडेट्स के साथ एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक जी, अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी गई है कि कोई भी जो संदिग्ध सामान है वो नहीं मिला है और क्लियरेंस मिल जाएगा आसानी से। अब गोवा के लिए उड़ान भरी जा सकती है विमान के द्वारा। देखिए, जामनगर के कलेक्टर ने एबीपी अस्मिता के साथ बातचीत करते हुए इस बात को तो पूरी तरह से पुष्टि कर दी है कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी हो चुकी है। विमान की जांच पूरी हो चुकी है, यात्रियों के सामान की जांच पूरी हो चुकी है और बम तो ठीक दूर दूर तक किसी भी किस्म का संदिग्ध पदार्थ वहां से नहीं मिला है। साथ में ये भी कहा है कि जो फॉर्मेलिटी बाकी की होती है क्लियरेंस को लेकर, वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, जिसमें 2 घंटा तक लग सकता है। यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास क्लियरेंस और फॉर्मेलिटी औपचारिकता पूरी होने के बाद ये जो फ्लाइट है उसमें यात्रियों को फिर से एक बार बोर्ड किया जाएगा। उसके बाद में फ्लाइट टेक ऑफ होकर गोवा के लिए रवाना होगी। अब तक जो भी तफ्तीश हुई है, जो भी जांच हुई है, रात से आप देखते हैं कि पहले तो लोकल बॉडी ने, लोकल जो अथॉरिटी है उन्होंने जांच की, बाद में सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जांच की। उसमें किसी भी किस्म का बम या संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला है। यानी कि जो भी खबर आई थी, जो भी सूचना मिली थी, वो अब अफवाह साबित होती साफ नजर आ रही है। 2 घंटे लगेंगे जिसके बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ होगी।
जी रौनक, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जो पूरी जांच है सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि किस जल्दी से जल्दी प्लेन को जो है पूरी तरीके से स्वीप इन कर लिया जाए, सामान को पूरी तरीके से जांच लिया जाए कि किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज़ तो मौजूद नहीं है। वो अब लगभग तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लेकिन ये जो कॉल आई जिसकी वजह से ये पूरी अफवाह उड़ी और इतने यात्रियों को भी मशक्कत करनी पड़ी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी रही, किस तरीके से जाँच आगे बढ़ी है इसकी? देखिए, एनएसजी ने जितने भी यात्री हैं उनसे भी बात की, उनसे भी पूछताछ की, तो उनके पास भी डिटेल स्वाभाविक तौर पे ही आई होंगी। और जो डेटा आया था, तो जो भी धमकी आई थी या तो जो भी सूचना आई थी, वो क्योंकि जामनगर में नहीं आई थी और लोकल अथॉरिटी को नहीं आई थी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी अब उसी लाइन पे कि कौन से सोर्सेज से इस प्रकार की जानकारी आई थी, कितने बजे आई थी, किस प्रकार से आई थी, क्या यात्रियों का उससे कोई कनेक्शन है नहीं है, ये सब चीजों की जांच अब होती रहेगी। लेकिन फिलहाल खबर है विमान जो है वो 2 घंटे के बाद टेक ऑफ हो सकता है। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है क्लियरेंस की। ठीक है रौनक, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी की मौजूदगी ने इंदौर में प्रवासी भारतीयों के महासम्मेलन को खास बना दिया। आज प्रवासी सम्मेलन का आखिरी दिन है, उसी पर रिपोर्ट। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और इस तरह पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मेहमानों का स्वागत किया। संबोधन खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों से आए करीब 40 प्रवासी भारतीयों के साथ लंच किया। एबीपी न्यूज की टीम ने पूरे मेगा इवेंट को अपने कैमरे में कैप्चर किया। मेरा नाम शालिनी तिवारी है और मैं यहाँ 5 तारीख को आ गई थी। बहुत अच्छा लगा आने के बाद, समय बहुत ही अच्छा, इतनी अच्छा डेकोरेशन, नीट एंड क्लीन सिटी, और आप लोगों का वेलकम बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक कि इस इवेंट का सवाल है तो हम यही कहेंगे, गवर्नमेंट ये एनआरआईज के लिए करती है, हम लोग एनआरआईज के लिए, हमारे हिसाब से ये गवर्नमेंट का एक थैंक्स कहने का तरीका है। जिस आज 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 57 मेहमानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। बनारस में सैलानियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नई टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें टूरिस्ट के लिए 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं होंगी। टेंट सिटी में रहने के लिए सैलानियों को 8,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। इसके लिए टेंट सिटी में अलग अलग विला बनाए जा रहे हैं। तो सुविधाएं आप एक 5 सितारा होटल में एक्सपेक्ट करते हैं, वो तमाम सुविधाएं, और एक नहीं, मैं आपको बताऊं, इस कमरे के अंदर इसके साइज को देखते हुए 2 एयर कंडीशनर प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए, एक ठीक बेड के ऊपर कि आपको गर्मी ना लगे, इसका भी पूरा इंतजाम रखा गया है। 15 जनवरी से लोग इस टेंट सिटी में ठहर सकेंगे। इसके लिए फिलहाल ऑनलाइन मोड में बुकिंग शुरू हो गई है। जल्द ही वाराणसी के रविदास घाट और नमो घाट पर भी इसके लिए काउंटर बनाए जाएंगे, जहां से टूरिस्ट टेंट सिटी में बुकिंग करा सकेंगे। 15 जनवरी से फुल ऑन ये सिटी स्टार्ट हो जाएगी। सैलानी यहाँ पहुँचने लगेंगे। बताया ये जा रहा है कि खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी का उद्घाटन करेंगे। टेंट सिटी में रुकने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में बुकिंग हो सकती है। इसके लिए tentcityvaranasi.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। टेंट सिटी का काम 10 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद से यूपी में विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला राज्य के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ने। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी पार्टियां यूपी सरकार को घेरने में जुटी हैं। सियासत की पिच पर विपक्षियों को जवाब देने के लिए योगी कैबिनेट में मंत्री और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा आगे आए और बड़ा बयान दिया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय योगी जी का नेतृत्व है, जहां सबका साथ सबका विकास ही हमारा मूल मंत्र है। ए.के. शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के नहीं होगा। विपक्ष के आरक्षण विरोधी कहने पर ए.के. शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया और 36 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। हम जो 20 साल से चली आ रही व्यवस्था थी रैपिड सर्वे की, उसके तहत हमने रिजर्वेशन किया था, जो पहले हो रहा था। बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ
हम सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यूज इन व्यूज में अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक साधु ने खुद को जहरीले सांप से क्यों डसवाया? यकीन मानिए, कैमरे पर साधु के अंतिम शब्द सुनकर आप बेहद चौंकने वाले हैं। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे कोई डस। अच्छा, मैं सर में जाऊंगा, मैं कहूँ नहीं जाऊंगा। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहले में साधु बाबा इस सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे में सांप के डसने से ये साधु बाबा अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे कोई डस। अच्छा, कि मैं मृत्यु इसी हिसाब से हो, मैं सर में जाऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जालौन जिला है। कुठौत थाना इलाके में नीम गांव में भंडारा चल रहा था। उसी में ये सांप निकल गया और भंडारे में साधु बाबा भी थे। उन्होंने इस सांप को पकड़ लिया, फिर उस सांप ने बाबा को काट लिया। पास ही ग्रामीणों की भीड़ जमा थी। जब उन्होंने अस्पताल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाने की बात कही तो बाबा मना करने लगे। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। मैं कहूँ नहीं जाऊंगा। कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सांप काटे ताकि सर्प योनि में जन्म लूं। मैं चाहता हूं कि इससे मैं मर जाऊं। कोई एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं। उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ठिठुरन वाली ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और आप तस्वीरों में देखिए कि घने कोहरे की वजह से इंडिया गेट की तस्वीरें भी आपको धुंधली नजर आ रही होगी, क्योंकि दिल्ली का इस आसमान जो है इस वक्त घने कोहरे की गिरफ्त में है। और इसी कोहरे की वजह से जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। और अगर न्यूनतम तापमान जो है वो आज दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो रहने वाला है। और ठंड का आलम इतना है दिल्ली में कि जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो मनाली हो गया या देहरादून हो गया या नैनीताल हो गया, वहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। लेकिन दिल्ली में कल जो है न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो मापा गया। तो ठंड लगातार 5वें दिन जो है वो दिल्ली पहाड़ी जो शहर हैं उनसे ज़्यादा सर्द जो है वो दिल्ली रही है। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, ताकि आपकी लापरवाही से किसी मासूम की जान पर संकट ना आ जाए। वीडियो में एक तरफ बच्ची खड़ी है और दूसरी तरफ से एक कुत्ता आता नजर आ रहा है। बच्ची जैसे ही रोड क्रॉस करती है तभी अचानक कुत्ता बच्ची पर अटैक कर देता है। मजबूत जबड़े और धारदार दांत के सामने मासूम कैसे मुकाबला कर पाती? बच्ची दर्द से झटपटाने लगती है, वो रोने लगती है, लेकिन कुत्ता लड़की को काटना नहीं छोड़ता। बच्ची सड़क पर गिरी है, चीख चिल्ला रही है, लेकिन 10 सेकंड तक मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग महिला घर से निकलती हैं और तेज कदमों से कुत्ते की तरफ बढ़ती हैं और कुत्ते पर पानी डालती हैं। तब जाकर कुत्ता लड़की को छोड़ता है। वीडियो सूरत के फूलपाड़ा की एक सोसाइटी का है। कुत्ते के हमले में बच्ची का चेहरा इस कदर बिगड़ा है कि तस्वीर भी हम आपको नहीं दिखा सकते। सबसे शर्म की बात यह है कि एक बाइक सवार के सामने कुत्ते ने मासूम पर हमला किया, लेकिन वो बाइक सवार मदद के लिए नहीं आया। घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने कुत्ते को पकड़ लिया है। बच्ची पर कुत्ते के अटैक का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।